पिछले क्लास में हम लोग कोलिजन शुरू कर चुके थे और कोलिजन में पिछले क्लास में हम लोगों ने ये देख लिया था कि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन बोलो या इलास्टिक कोलिजन बोलो या फिर इनइलास्टिक कोलिजन बोलो या परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन बोलो या फिर सुपर इलास्टिक कोलिजन, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग समझ चुके थे। और इलास्टिक कोलिजन के कुछ फॉर्मूले जो है वो हम लोगों ने निकाले थे। वो फॉर्मूले क्या है वो भी हम लिख के दिखाते हैं। और आज हम लोग करने वाले हैं, ये देखने वाले हैं कि जो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो फॉर्मूला निकाला था वो फॉर्मूला एक्चुअली में एक स्पेशल केस है मेन फार्मूले का। वो मेन फार्मूला हम लोग आज निकालना सीखेंगे। एक बार वो निकालना सीख लिए तो फिर हम लोग वहाँ से फॉर इलास्टिक कोलिजन बोलो, फॉर प्लास्टिक कोलिजन बोलो या फिर फॉर इनइलास्टिक कोलिजन बोलो, हर एक तरह के कोलिजन के लिए हम लोग वहाँ से वो फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं वहाँ से। तो पहले तो हम लोग ये देखते हैं एक बार रिकैप करके, क्विक रिकैप में कि हम लोगों ने अभी तक कोलिजन में क्या क्या सीखा है। तो कोलिजन में एक चीज हम लोगों ने देखा था कि बिफोर एंड आफ्टर सिचुएशन एक होता है, यानी एक बॉडी अगर हम लोग पकड़ लिए, लेट दिस बी द बॉडी ऑफ मास m1 विथ वेलोसिटी u1 और ये इस तरह भी जा रहा है और यहाँ पर भी एक मास पकड़ लेते हैं, एक बॉडी पकड़ लेते हैं ऑफ मास m2 एंड वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u2, दोनों ही इधर जा रहा है। अब यहाँ पे कंडीशन ये होना चाहिए कि u1 मस्ट बी ग्रेटर देन u2, तभी तो ये जाके इससे टकराएगा। दैट मीन्स इसको हम लोग एक और शब्द में कह सकते हैं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होना चाहिए। अब दोनों टकरा गया है यहाँ पे। अब टकराने के बाद ये हो जाएगा कि बॉडी मास m1 है, वेलोसिटी v1 है, ये अभी भी इधर जाएगा और ये मास m2 है, अब वेलोसिटी v2 है, ये भी इधर ही जाएगा। बट इन दिस केस वेलोसिटी v2 ज्यादा होगा वेलोसिटी v1 से और इसको हम लोग बोल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इलास्टिक कोलिजन में हम लोगों ने एक चीज देख लिया था कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये हम लोगों ने एक अचीव किया था डेरिवेशन के जरिए, ये चीज हम लोगों ने देख लिया था। इसको भी हम लिख लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यहाँ पे जब अप्रोच की बात करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और यहाँ पर हम लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। जो ज्यादा है उसी को हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान के आगे करेंगे। यहां से हम लोग को इस तरीके से ये चीज दिखता है यहाँ पे। यानी हम लोग पहला पॉइंट जो स्टडी किए थे दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ यहाँ पे ए विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी बी, लेट दिस बी बॉडी ए, लेट दिस बी बॉडी बी, is equal to relative velocity of body B with respect to body A। ये before collision और ये after collision, यानी इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते थे relative velocity of approach, relative velocity of approach is equal to relative velocity of separation। या फिर मैथमेटिकल टर्म्स में हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते थे कि u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। अब ये हमारा एक एक्सप्रेशन था पिछले, अभी तक जो हम लोग कर चुके हैं, जो अभी तक कोलिजन चल रहा था हम लोगों का परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन या इलास्टिक कोलिजन में, ये हम लोगों ने देख लिया था। और आफ्टर सेपरेशन, आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटीज है यहाँ पे, दैट मींस v2, इसको भी हम लोगों ने निकालना सीख लिया था। पहले हम लोगों ने v1 के बारे में निकाला था, तो v1 के बारे में हम लोगों को जो फॉर्मूला आया था दैट वाज जस्ट लाइक दिस, m1 प्लस m2 और यहाँ पे आ जाएगा u1 प्लस यहाँ पर भी m1
प्लस M2 और यहाँ पे आ जाएगा U2 और यहाँ पे हो जाएगा M1 माइनस M2 2M2। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। V2 भी हम लोग चाहे तो निकाल सकते हैं यहीं से, दैट वाज V2, बस जहां जहां पे M1 यहाँ 1 है वहां 2 कर दो, U2 प्लस, और नीचे में तो ये M1 प्लस M2 ही रहेगा। M1 प्लस M2 U1, ये हो जाएगा M2 माइनस M1 और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ M1। ये फॉर्मूला हम लोग अब तक देख चुके हैं, कर चुके हैं ये सब। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे, एक ऐसा डेरिवेशन करेंगे, एक ऐसा फॉर्मूला निकालेंगे जहां जो कहलाएगा मेन फॉर्मूला। उस फॉर्मूले में अगर हम लोग एक स्पेशल केस रहेगा, वो स्पेशल केस सेटिस्फाई कर दिए तो ये फॉर्मूला वापस आ जाएगा, यानी दिस इज अ स्पेशल केस मेन फॉर्मूले का। तो वो फॉर्मूला डिराइव करने से पहले हम लोगों को एक चीज जानना बहुत जरूरी है, दैट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो वो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है उसको पहले हम लोग डिराइव कर लेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे यही सारी इक्वेशन, यानी द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इन इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन का जब हम लोग निकालेंगे फॉर्मूला तो हम देखेंगे वहीं पे ऑटोमेटिकली वही मेन फॉर्मूला निकल के आ जा रहा है, जहां पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू अगर हम लोग चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमें ये सारी चीजें चेंज होती नजर आएंगी। तो ये याद रखना, और जब हम लोग डिराइव करें तो ऑटोमेटिक सब कुछ समझ में आ जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कहानी, किस तरीके से उसको सॉल्व करना है और किस तरीके से उसको निकालना है। अभी अभी जो हम लोगों ने यहां पर एक चीज देखा कि वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में ही सेटिस्फाई करता है। अगर हम लोग सारे कोलिजन में, इनइलास्टिक बोलो, इलास्टिक बोलो या प्लास्टिक बोलो, उसकी कदर नहीं करते हुए सिर्फ और सिर्फ कोलिजन की बात करें, स्पेशल केस की बात नहीं कर रहे हैं, इन कोलिजन अगर हम लोग वही चीज करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो हमारा इक्वेशन या हमारा कंडीशन कुछ इस तरीके से बनेगा, कोलिजन होने का, यानी कोलाइड होने का या कोलिजन करवाने का कंडीशन ये है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एक्चुअली में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन is proportional to relative velocity of approach। पूरा लिख देते हैं, relative velocity of approach। यहां पे relative velocity of separation is proportional to relative velocity of approach। ये है मेन कंडीशन हमारा कोई भी कोलिजन करवाने का। अब अगर हम लोग को यहाँ पे मालूम है कि अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आना चाहिए यहाँ पे, तो चलो अगर इसको हम लोग लिखते हैं, अब थोड़ा इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अच्छा, यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे मॉड का, क्योंकि हमको जस्ट दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए, किससे किसको माइनस करे डजंट मैटर्स। दैट मींस मॉड्यूलेटेड वैल्यू ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी आफ्टर कोलिजन, कोलाइड होने के बाद ही तो दोनों बॉडी अलग होने की कोशिश करेंगे, उससे पहले तो करीब आते रहेंगे। तो आफ्टर सेपरेशन हमारे पास ये रहेगा V2 माइनस V1। चाहो तो V1 माइनस V2 भी कर सकते हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मॉड साइन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा ही, चाहे कोई भी इस्तेमाल करें हम लोग। दिस इज प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट मींस U1 माइनस U2। फॉर सिंप्लिसिटी चाहो तो इसको लिख सकते हो, इसको कोई गलती नहीं है। यहाँ पे V1 माइनस V2 इज प्रोपोर्शनल टू U1 माइनस U2, ये इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, बिकॉज यहाँ पे मॉड साइन इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू हम लोग लेंगे यहाँ पे। नाउ अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हमको मिलता है वही वाला, चलो लिखते हैं V1 माइनस V2 is equal to coefficient of restitution E multiplied by U1 minus U2।
ये जो ई दिख रहा है इसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब इसका अगर फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें तो E विल बी इक्वल टू, इसको जब भेज दिए तो ये हो जाएगा V1 माइनस V2 बाई U1 माइनस U2। दैट मीन्स relative velocity of separation by relative velocity of approach. The ratio between the relative velocity of separation by relative velocity of approach is known as coefficient of restitution. अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसमें अगर हम लोग केस बाय केस स्टडी करें, यानी कि फॉर इलास्टिक कोलिजन में हम लोगों ने देखा था कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन रेट इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो हम लोगों ने देख लिया था। यानी देखने क्या है, चलो इसमें समझ भी लेते हैं कि क्या होगा यहाँ पे। तो वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E फॉर परफेक्ट इलास्टिक, या ये इलास्टिक कह सकते हो, वही तो परफेक्ट है अपने आप में। तो इलास्टिक कोलिजन, तो इलास्टिक कोलिजन में जरा समझना, हमारा कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होता है, मोमेंटम भी कंजर्व होता है, सब चीज कंजर्व होता है। सब चीज जब कंजर्व होता है तो जितना वेलोसिटी उसका स्ट्राइक करने से पहले या कोलाइड करने से पहले जो वेलोसिटी था या मोमेंटम था या काइनेटिक एनर्जी था, वही काइनेटिक एनर्जी या मोमेंटम या वेलोसिटी कोलाइड करने के बाद भी होगा। सेम, दोनों के बीच में वेलोसिटीज भी एक्सचेंज हो सकती है, बट याद रखना यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी रहता है वही रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन भी होता है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज वेलोसिटी की तो बात है और काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्व है, मास तो एक्सचेंज नहीं हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, यानी वेलोसिटी जहाँ पे जितना था यहाँ भी उतना ही होगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², वेलोसिटी वहां पर रहता है। और एनर्जी भी हम लोग कह रहे हैं कंजर्व है, मोमेंटम भी कंजर्व है, मोमेंटम में भी वेलोसिटी है। तो इधर का मोमेंटम और इधर का मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम सेम है, यानी वेलोसिटी दोनों का सेम होना ही है। तो यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये और ये न्यूमेरिकली बराबर हो जा रहे हैं यहाँ पे, यानी इलास्टिक कोलिजन में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसीलिए ये E का जो वैल्यू है, या फिर इसको हम यहाँ पे न्यूमेरिकल अगर लिख दे, सेपरेशन यानी V1 माइनस V2 मॉड इज इक्वल टू U1 माइनस U2। अगर दोनों बराबर हो जा रहे हैं तो इससे इसको काट देंगे तो 1 हो जाएगा। दैट मीन्स E का वैल्यू 1 के बराबर आता है फॉर इलास्टिक कोलिजन। तो फॉर प्लास्टिक कोलिजन क्या होगा? प्लास्टिक कोलिजन को दूसरे नाम से जानते हैं परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन। अब इसका पहचान क्या है? ये बिल्कुल वैसा ही केस हो गया जैसे कि मान लो एक बॉडी लिए एक चीज को चला के मारे, उस वजह को चिपक गया और फिर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मतलब कि जैसे कि मान लो कोई कीचड़ में खेलते हुए बच्चे जो रहते हैं, एक बच्चे को मारने की कोशिश की और बच्चा भागना शुरू किया और एक जो कीचड़ का चला के मारा गोला, तो गोला जाके उसके साथ चिपक गया और वो भी बच्चा दौड़ते ही रह गया उसके साथ साथ ही। तो इन दैट केस द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडी इज जीरो, क्योंकि वहां तो बॉडी सेपरेट हो ही नहीं रहे हैं। वेलोसिटी अप्रोच कर रहा है, बॉडी अप्रोच कर रहा है, यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मौजूद है। यहाँ पे एक लड़का है जो दौड़ रहा है इस तरफ और ये गोला आ रहा है, दोनों तरफ से आते 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 चिपक गया। आफ्टर कोलिजन ये अलग हुआ ही नहीं, ये इसके साथ ही दौड़ते हुए चला गया। दैट मीन्स वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है ही नहीं वहां पे, दे आर नॉट सेपरेटिंग। And if there is no relative velocity of separation, that means this is equal to 0. If this is equal to 0, then this whole term becomes 0. यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? For this case, there is no velocity of separation. No relative velocity of separation. Which means that V1 minus V2 is equal to 0.
तो इस हिसाब से यहाँ अगर 0 पुट कर दिए तो ई का वैल्यू भी 0 आ जाएगा हमें। ये रहा, ई का वैल्यू 0 आ रहा है यहाँ पे। तब क्या होगा जब वो सिंपल इन इलास्टिक कोलिजन है जो कि नॉर्मल हम लोग को डे टू डे लाइफ में दिखता है। तो इन दैट केस ये क्या होगा, यहां पे वो वाला हम लोग करते हैं, यानी फॉर इन इलास्टिक कोलिजन यहां पे काइनेटिक एनर्जी बहुत कम लॉस होता है, बट होता है मोमेंटम कंजर्व हो सकता है। इसका मतलब सेपरेशन रहता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन रहता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी रहता है। इसका मतलब अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन रहा ही नहीं अगर वहां पे, तब तो वो प्लास्टिक कोलिजन हो जाएगा। यानी वो कहाँ पे, वो बीच में है, कुछ लॉस करता है एनर्जी, कुछ वेलोसिटी लॉस होता है, लेकिन फिर भी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन रहता है वहां पे। दैट मीन्स हम लोग उसके लिए क्या कह सकते हैं कि E for inelastic collision is greater than 0 but less than 1। और फाइनली हमारा जो कंडीशन रह गया दैट इज सुपर इलास्टिक कोलिजन। सुपर इलास्टिक कोलिजन, सुपर इलास्टिक कोलिजन में हम लोग क्या करेंगे, सुपर इलास्टिक कोलिजन में हम लोग ये देखते हैं कि सेम चीज, जरा इसको समझना, दो बॉडी आ रहा है एक साथ, ये आया टकराया और ये चला जाए दोनों अलग अलग, ये तो इलास्टिक कोलिजन हो गया। वेलोसिटीज एक्सचेंज भी हो सकते हैं, एनर्जी कंजर्व रहता है, मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, सब कुछ कंजर्व रहता है। बट क्या हुआ अगर ऐसा हो, ये शुरू हुआ मोशन, ये आया 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 टकराया और भाग गया स्पीड में, यानी ये जो इतना स्पीड में दोनों सेपरेट हुए, एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट हो गया यहाँ पे। दैट मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जितना था उससे कहीं ज्यादा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ऐसा कब हो सकता है, ऐसा होता है एक्सप्लोजन्स में, बम ब्लास्ट में, या पटाखे जब फोड़ते हैं वहां पे सपोज एक बॉडी है वो चल रहा है ऐसे करके और कुछ पटाखे जला के उसकी तरफ फेंका गया, तो जब पटाखा आ रहा है ऐसे करके या बम आ रहा है तो ये दोनों बॉडी ऐसे मूव कर रहे हैं, एकदम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यहाँ बन रहा है, आया कोलाइड जैसे ही हुआ, जब ये फटा तब ये बहुत ही स्पीड में आगे भाग जाएगा और ये भी बहुत स्पीड में आगे की तरफ जाएगा ऐसे करके। दैट मीन्स सेपरेट होने की वेलोसिटी काफी बढ़ जाएगी, एक्स्ट्रा एनर्जी इस इक्वेशन में ऐड हो रहा है। वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से आ रहा है, पटाखे के फटने से, जहां पे केमिकल एनर्जी के रूप में सब स्टोर था वही रिलीज हो जाए एक्स्ट्रा एनर्जी के रूप में। यानी इन दिस केस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज मच हाई, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज मच हाई, दैट मीन्स E is greater than 1, E is greater than 1। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा नॉलेज अबाउट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, E, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E। अब ये इसका नॉलेज अगर हमको समझ में आ गया तब अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कुछ डेरिवेशंस करेंगे और वो डेरिवेशंस करके हम लोग देखेंगे काफ़ी अच्छे से कि वहाँ पे हम लोगों को एक मेन इक्वेशन मिल रहा है, दो मेन इक्वेशन मिल रहे हैं जहाँ पे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यूज बस बदल रहे हैं, तो हम लोगों को मेन फार्मूला आ जा रहे हैं फॉर स्पेशल केसेस। तो ये रहा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, देख लो, कोई डाउट हो तो बताओ, बताते हैं।